हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वीज़ा नाइस की करंट अफेयर्स, जो कि हमारे अक्टूबर मंथ की है। तो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के साथ स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आर्टिकल हम लोग देखने वाले हैं इलेक्शन, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ में इलेक्शन हुई है। न्यूजीलैंड में, साउथ कोरिया में और हमारे इंडिया में भी बिहार असेंबली की इलेक्शन हुई है। तो इसलिए हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे कि इलेक्शन कैसे हुआ कोविड टाइम्स में और क्या क्या प्रिकॉशन रखा गया, और सारी चीज़ें देखने वाली काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको पता चलेगा। नेक्स्ट एक इंडेक्स है जो कि है डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे। इंटीग्रिटी पैक्ट है, तो ये क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये आपके आर्टिकल्स है। और उसके बाद नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क देखेंगे। तो काफ़ी यहाँ पे इंटरेस्टिंग होने वाला। आई थिंक कि ये 3 या 4 टॉपिक ही आज मैं कवर कर पाऊँगी। थोड़े से इन्फॉर्मेटिव है और लेंथी भी है। 1-2 आर्टिकल तो यहाँ पे ठीक है, उसके बाद थोड़ा लेंथी है, बट कोई नहीं। इसे चलिए, यहाँ पे इंटीग्रिटी पैक्ट आपको थोड़ा ज़्यादा लंबा देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं कि टाइम रहते अगर हम लोग ने इसे कवर कर लिया तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट आर्टिकल भी देख लेंगे। अगर नहीं देख पाए तो कोई नहीं, 2 लेसन तो ऐसे भी जाएगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि इस बार पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में 8 टॉपिक हैं। तो 8 टॉपिक है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गर्म रहा है पॉलिटी इस मंथ में। इस मंथ में नहीं, अक्टूबर मंथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस मंथ की भी आपको सारे लेसन मिल जाएंगे, और 1-2 आर्टिकल आपकी और भी बची हुई है प्रीवियस मंथ में, न्यूज़ इन शॉर्ट्स वगैरह। तो वो सारे लेसन भी मैं रिकॉर्ड करके रखी हूँ, लेकिन अभी मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ। इसी के बाद मैं कर दूंगी, क्योंकि अभी अक्टूबर मंथ की आ गई तो क्या होता है कि न्यू मंथ की आती है तो अच्छे एकदम जोश के साथ, और बहुत ही मज़ा आता है नया मैगजीन पढ़ने में। तो कोई नहीं, आप लोग को ऐसे भी प्रीवियस मंथ की जो आर्टिकल है उसके लिए आप लोग को जोश कम नहीं करना है, लेकिन हाँ, पढ़ते रहना है, ठीक है। चलिए पहले मेन्स आंसर राइटिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आर्टिकल पे आएंगे। सो कैसा रहा आप सबकी दीपावली? आई होप एंड आई विश कि आप लोग की दीपावली अच्छी रहे और अच्छी से बीती होगी, ठीक है। इन्जॉय किए होंगे आप लोग, तो इसलिए बेटर है। चलिए अब आते हैं बैक टू द पेविलियन, और अब आप लोग स्टडीज़ में लग जाइए। 1-2 फेस्टिवल और है, बट ठीक है, आप लोग को इन्वॉल्व होना है तो इन्वॉल्व होइए, क्योंकि बिहार साइड में अभी छठ पूजा आने वाली है। तो ठीक है, आप लोग, वो बहुत ही अच्छी एक फेस्टिवल है, तो इन्वॉल्व होइए। लेकिन फिर भी मैक्सिमम लोग, अब मैं कहूँगी कि फेस्टिव सीज़न ख़त्म हो चुका है, अब बैक टू द पेविलियन आइए, अपने स्टडीज़ में लग जाइए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है। अचानक से आपका ये साल भी अब कंप्लीट हो जाएगा। 15 नवंबर कंप्लीट हो चुका है, 16 में आ चुके हैं, तो हाफ ऑफ द नवंबर मंथ ख़त्म हो चुकी है, और कैसे अब ये दिसंबर भी ख़त्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो प्लीज़ आप लोग होल्ड ऑन करके रखिए टाइम का, और अपने रूटीन को अच्छे से फॉलो कीजिए। इसी के साथ एक क्वेश्चन तो ज़रूर डेली लिखिए, एट एनी कॉस्ट, चाहे आप लोग किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो। तो आज की क्वेश्चन देख लीजिए। गिव एन अकाउंट ऑफ द बेनिफिट्स दैट एक्योर फ्रॉम द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है, तो उसके बारे में आपको बेनिफिट बताना है कि इससे क्या बेनिफिट होगा। इसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको यहाँ पे चैलेंजेस भी डिस्कस करनी है कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और इसको कैसे एड्रेस किया जाएगा, यानी कि इस स्कीम को सक्सेस करने के लिए जो भी यहाँ पे चैलेंजेस आ रहे हैं उसको कैसे ओवरकम किया जाए। तो वे फॉरवर्ड आपको सोल्यूशन भी बतानी है। उसके बाद एक अच्छा सा प्यारा सा कंक्लूजन देकर आपको आंसर को एंड करना है। आप लोग बहुत ही अच्छा आंसर लिख रहे हो, बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग के आंसर मीन्स पढ़ के ना बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। तो कुछ बच्चे हैं जिनको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और कुछ बच्चे तो मीन्स माइंड ब्लोइंग आंसर लिखते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आप लोग को पता है कि मेंस ही एक ऐसा पड़ाव है पूरे यूपीएससी में जो आपको मेरिट लिस्ट में इन करा सकता है या आउट करा सकता है। तो ये 150 वर्ड्स में आप लोग को लिखना है, 10 मार्क्स के हैं, तो ज़रूर लिखिए। अगर आप लोग हमारे इनिशिएटिव के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेल कर सकते हो rishika7 @gmail.com, ठीक है। मेल कीजिए, उसके बाद आप लोग हमारे इस इनिशिएटिव से जुड़ सकते हो। और जुड़ना सिर्फ इसलिए है क्योंकि अगर आप अपने आंसर शीट को भेजकर हमारे द्वारा इवेल्युएट कराना चाहते हो कि आप कैसा आंसर लिख रहे हो, आपके आंसर में क्या क्या कमियां हैं, वो सारी चीज़ें हमारे द्वारा बताई जाती है। लेकिन अगर आप अपने से लिख रहे हो डेली आंसर राइटिंग, तो आप लोग बेशक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग को अपने आंसर कुछ भेजना है, चेक कराना है, तो आप लोग हमारे इनिशिएटिव के साथ जुड़ सकते हो। चलिए अब हम लोग अपने आर्टिकल्स को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुभ शुरुआत करते हैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से। सबसे पहला है इलेक्शंस ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। बहुत सारे कंट्रीज़, जैसे हमारे इंडिया में भी देखने को मिला कि कोविड-19 के टाइम में जो है इलेक्शन हुए सेफ्टी मेजर्स के साथ कुछ प्लेसेस में। तो देख लेते हैं कि कोविड-19 और इलेक्शंस का कैसा रहा। तो वन ऑफ द कास्केडिंग इफेक्ट अगर हम लोग कोविड-19 पैंडेमिक का देखें तो इसकी इम्पैक्ट देखने को मिला हमारे इलेक्शन में। यानी कि कहने का मतलब है कि कोविड-19 रहा, लेकिन इलेक्शन कहीं का भी कभी भी जो है आप देखोगे कि उसको रोका नहीं गया, इलेक्शन तो होके ही रहा। कुछ कंट्रीज़ है जिन्होंने अपने इलेक्शंस को जो है
थोड़ा आगे कर दिए, यानी कि जो एकदम पिक टाइम था कोविड-19 का, तो उससे थोड़ा आगे कर कर अभी लाए हैं। और हाँ, यूएस की भी इलेक्शन हुई है, उसको कैसे मैं भूल सकती हूँ है कि नहीं? तो इसलिए कुछ यही सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले। बट हाँ, यूएस की इलेक्शन हम लोग नवंबर मंथ में ही पढ़ेंगे। ये तो अक्टूबर मंथ का पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपका इंक्लूड नहीं किया गया है। तो कोविड-19 के टाइम में आप देखोगे कि बहुत सारी चैलेंजेस थी, यानी कि ये अपने आप में ही एक आप समझ सकते हो कि बहुत ही बड़ा काम किया गया। जैसे कि विश्व भर में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनमें कि इलेक्शन हुए, और इंडिया भी इसमें पीछे नहीं रहा। इंडिया में कुछ कुछ स्टेट में हुए, जैसे कि आपके बिहार स्टेट में असेंबली इलेक्शन हुए, मध्य प्रदेश में बाईपोल इलेक्शन हुआ। सारी चीज़ें हम लोग अभी देखने वाले हैं। लेकिन कुछ जगह पे आप देखोगे कि पोस्टपोन भी हुआ है। तो पोस्टपोनिंग इलेक्शंस जो है ना, वो अप्रोप्रिएट ऑप्शंस के साथ नहीं हुआ, क्योंकि कुछ फॉलोइंग रिस्क देखने को मिल रहा है। तो इलेक्शन बार बार हो रहा है, ठीक है, इलेक्शन हुआ इस बार कोविड-19 को देखते हुए भी, क्योंकि ये हमारे कंट्री में और भी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इलेक्शन को पोस्टपोन कर दे तो ये सिर्फ एक एप्रोप्रिएट जो है ना ऑप्शन नहीं रह जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिस्क निकल कर आते हैं। क्या क्या रिस्क है, हर एक एंगल में आपको रिस्क देखने को मिलेगा। सबसे पहले है कि पॉलिटिकल रिस्क है, यानी कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है ना, वो डिस्टर्ब हो रही है, और यहाँ पे जो अपोजिशन है वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन हो रहे हैं। फिर जो है रेपुटेशनल रिस्क निकल कर आएगा, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि डिसीजन ले रहे हैं, या फिर जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसमें ट्रस्ट, या फिर इंस्टीट्यूशन। एक एक करके मैं डिटेल में समझाऊंगी। अभी आप देखिए कि एक साथ की कौन कौन से रिस्क यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं। फिनेंशियल रिस्क भी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बजटरी एलोकेशन होता है, तो हर साल एक बजट प्रस्तुत किया जाता है जिसमें कि एक सर्टेन टाइम तक ही जो है एलोकेशन होती है। साथ ही साथ ऑपरेशनल रिस्क भी हो जाएगा। ऑल्टरनेटिव डेट्स जो है वो फिजिबल नहीं है, क्योंकि अदर रिस्क भी है, जैसे कि टर्म्स को एक्सटेंड किया जा रहा है, या फिर अदर इवेंट्स, क्योंकि आपको पता है कि हर किसी का टर्म्स टेन्योर फिक्स्ड होता है। तो अगर यहाँ पे इलेक्शन को एक्सटेंड कर दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए, तो सारे लोगों की जो टेन्योर है वो भी यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये एक अलग टाइप का आप देखो कि वो ऑपरेशन में आने में उसको रिस्क हो जाएगा। लीगल रिस्क भी है, क्योंकि ये डिसीजंस जो है ना, ये कहीं ना कहीं लीगली चैलेंज्ड भी किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे समझिए ओवरऑल कि क्या क्या रिस्क कहा जा रहा है। जैसे कि आप समझिए कि हर एक 5 साल में जो है ना, स्टेट की या फिर हमारे स्टेट लेजिस्लेचर की कह सकते हैं, या फिर लोकसभा की जो है ना इलेक्शन होते हैं, तो हर एक 5 साल में होता है। ये जो आपका इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है, तो अगर मान लीजिए कि हर एक 5 साल में हो रहा है, तो ठीक है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है ना, चाहे वो बड़े पार्टी हो या छोटे पार्टी हो, जब इलेक्शन होती है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा लगाया जाता है, और ये ऐसा कोड होता है जिसमें कि गाइडलाइंस होते हैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि उनको क्या क्या काम करना है, कैसे जो है आपको कंडीशंस लेकर चलनी है, जो भी कंडीशंस है उसमें उनको कैसे एक्ट करना है। तो जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, जब कहीं पे भी इलेक्शन है, चलिए मैं एग्जांपल लेकर चलती हूँ बिहार की। बिहार की अभी इलेक्शन हुई नवंबर मंथ में, तो इससे पहले दो तीन महीने पहले जो है ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा लगा दिया जाता है। इट मीन्स कि इस समय जो है ना, कोई भी डेवलपमेंट वर्क नहीं होते, कोई भी प्रोजेक्ट का जो काम चलते रहता है वो उतना मेजर नहीं होता है, और जो पार्टी आपकी मेजोरिटी में रहती है, वो भी पार्टी आपका जो है ना मेजोरिटी में नहीं माना जाता। सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो कि यहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं और कंटेस्ट करते हैं, उन सबको जो है ना एक लेवल प्लेइंग फील्ड में लाया जाता है, यानी कि कोई भी यहाँ पे बड़ा पार्टी छोटा पार्टी नहीं आता है। सबको एक जैसा ही यहाँ पे आपको एक्ट करना है, सबको एक जैसा ही पैसा खर्च कर सकते हैं। तो एक इलेक्टोरल आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लाया गया था। तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड भी लाने के पीछे यही था कि ज़्यादा जो है ना मनी इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो, क्योंकि इलेक्शन के टाइम में इतने लोग पैसे फेंकते हैं, जो अमीर परिवार के होते हैं, जो अमीर पार्टी होती है, वो आप देखते हो कि कितना पैसे फेंकते हैं, लोगों को खरीद लेते हैं, पूरा गाँव गाँव खरीद आ जाता है कि वो उन्हीं को वोट देंगे, और वो भी बस पैसे के बेसिस पे, लालच के बेसिस पे। तो इस लेवल प्लेइंग फील्ड को ही यहाँ पे मेंटेन करने के लिए जो है ना इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लाया गया था। लेकिन उसमें भी कुछ लूप होल है जो कि हम लोग ने पहले ही देखा था, अभी उसको डिस्कस करने लगेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये लेसन। तो पॉलिटिकल रिस्क बस यही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहेगा अगर इसको जो है पोस्टपोन कर दिया जाए। तो पोस्टपोन करना सही नहीं है जब टाइम होता है, क्योंकि एक माइंडसेट है ना, आपको पता है कि आपका प्रीलिम्स कब होने वाला है, तो आप उससे जो है पूरा प्रिपेयर करके चलते हो, आप अपना एक टाइम शेड्यूल लेकर चलते हो। अब जैसे इस बार क्या हुआ कि प्रीलिम्स पोस्टपोन होते गया कोरोना के कारण, तो आप लोग की भी पढ़ाई में ढीली आती गई, ठीक है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपने जो है अपने रूटीन को फॉलो करके चलते हैं, और अगर एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो वो उसी तरीके से पढ़ते रहते हैं जैसे वो पहले पढ़ रहे थे। नहीं, तो ये बहुत कम बच्चे होते हैं। मैक्सिमम क्या होते हैं ना कि छोड़ देते पढ़ाई कि चलो अभी प्रीलिम्स नहीं आ रहा है, जब आएगा तब फिर आँख खुलेगा तब पढ़ूंगी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो वही चीज़ है कि जब आपको पता होता है कि नेक्स्ट ईयर 27 जून को आपका प्रीलिम्स है, तो आप अभी से उस चीज़ को टारगेट लेकर चल रहे हो। वही चीज़ आपका जो है ना
इलेक्शन के टाइम में भी होता है कि सबको पता है कि इलेक्शन कब होने वाला है, लेकिन अगर इसको पोस्टपोन कर दिया जाए तो ये एक सोल्यूशन नहीं होता है। कुछ पार्टीज़ के लिए ये बेटर हो जाता है, कुछ पार्टीज़ के लिए ये जो है ना बुरा भी हो जाता है। रेपुटेशनल रिस्क भी लेकर आते हैं। जैसे कि आप देखो कि एक रेपुटेशन पे बात आ जाती है ना, जैसे कि बिहार में अभी कितना अच्छा एक अप्रिशिएट किया जा रहा है बिहार इलेक्शन को, कि बिहार की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो इलेक्शन कंडक्ट कराया गया वो बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट कराया गया, एक पीसफुल मैनर में हुआ। तो बहुत अच्छा यहाँ पे अप्रिशिएशन निकल कर आ रहा है कि हाँ चलो, कोई भी तरीके का पैंडमिक हो, महामारी हो, लेकिन अगर आप लोग सही तरीके से रूल्स रेगुलेशन के थ्रू अगर कोई भी काम कराओगे तो वो बेटर तरीके से हो सकता है। तो इससे क्या हुआ कि रेपुटेशन हुई, इलेक्शन कमीशन की भी, बिहार का भी एक रेपुटेशन बढ़ के निकला। फिनेंशियल रिस्क भी होता है, क्योंकि अभी क्या है कि डिफाइंड है कि कब से कब तक जो है ना कितने प्रोजेक्ट के लिए कितना फिनेंशियल जो है यहाँ पे एलोकेशन करना है। यानी कि मान लीजिए कि कोई भी आपका मनरेगा हो गया, या फिर गरीब कल्याण जो योजना है, गरीब रोजगार जो योजना है, तो इस तरीके का जो योजना लाया गया, जितने भी स्कीम्स होते हैं, तो उसमें कितने पैसे लगाने हैं, कब से कब तक के लिए लगाने हैं, तो ये सारी चीज़ें बजट में डिफाइंड होती है। अगर इसको पोस्टपोन कर दिया जाए इलेक्शन, तो फिर उसके लिए एक अलग से फिर एलोकेशन देना होगा। तो आप लोग समझ सकते हो कि एक स्कीम तो एक स्टेट में नहीं चलता है, बहुत सारे स्कीम्स चलती है, तो फिर सरकार उसके लिए पैसे कहाँ से लाएंगे, वो भी बात आता है निकल कर। तो फिनेंशियल रिस्क की बात आ जाती है। साथ ही साथ ऑपरेशनल रिस्क होता है कि मान लीजिए कि अभी इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया जाता, 4 महीने के बाद होता, तो 4 महीने के बाद होता, तो जिनका भी अभी रिटायरमेंट का टाइम था और जिनका भी टेन्योर ख़त्म हो रहा था, फिर वो 4 महीने के बाद काम करेंगे, तो फिर उनके बाद आएंगे, तो वो कैसे जो है उनका टेन्योर फिक्स्ड होगा। तो ये एक होता है ना कि इक्वालिटी नहीं रह गया। जब सबको यहाँ पे डिफाइंड है कि 5 साल के लिए ही गद्दी पे बैठना है, तो फिर कोई भी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो है 5 साल से ज़्यादा, चाहे वो एक दिन ही क्यों ना हो, क्यों बैठेंगे, है कि नहीं। तो ये फिर ऑपरेशन काम करने में यहाँ पे मुश्किल हो सकता है, और इसको चैलेंज भी किया जा सकता है, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कहा जाता है कि 5 साल के लिए ही यहाँ पे इलेक्शन हमारे यहाँ कंडक्ट होता है। डेमोक्रेटिक रूल्स है हमारे लिए, हम लोग जो है यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश है हम लोग, तो हमारे यहाँ 5 साल में जो है इलेक्शन होना ही चाहिए। तो अगर यहाँ पे 5 साल में इलेक्शन हो रहा है, लोगों के द्वारा जो है वोट दिया जाता है, लोग अपने जो है अपने पसंद से सरकार अगर चुनते हैं, तो फिर ये चीज़ें तो नहीं रह पाएगी। और इसको चैलेंज भी किया जा सकता है, लीगली भी चैलेंज किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनली भी चैलेंज किया जा सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम निकल कर आएगी अगर कोई भी इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए। तो इसलिए पोस्टपोन करना यहाँ पे सोल्यूशन नहीं था, इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिकॉशन लेकर जो है इलेक्शन कंडक्ट कराया गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस फेस किया गया इलेक्शन कंडक्ट कराने में। कोविड-19 में कुछ चेंजेस भी आए रूल्स रेगुलेशन में, लेकिन क्या क्या चैलेंजेस था, सबसे पहले ये समझिए। कैंपेनिंग करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि आपको पता है कि जब भी इलेक्शन होता है तो बहुत बड़े बड़े रैलीज निकलते हैं, लोग जो है एकदम हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में रोड पे निकल आते हैं, इस रैलीज़ में निकल कर आते हैं। तो ये जो बड़े बड़े रैलीज़ है, तो उसमें क्या हो सकता है कि वायरस का जो है स्प्रेड होने का डर हो सकता है, क्योंकि बात तो हम लोग करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, बात तो करते हैं मास्क वेयर करने की, लेकिन अगर इस तरीके का रैली होगा तो कैसे इसको जो है वायरस को स्प्रेड करने से हम लोग रोक सकें। तो वर्चुअल कैंपेनिंग आपको देखने को मिला, यानी कि जैसे आज की डेट में सारे वर्चुअल सबमिट को हमारे मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जो है सबमिट को जो है उस पर पार्टिसिपेट किया जा रहा है, तो इसी तरीके से वर्चुअल कैंपेनिंग भी हुआ, यानी कि थ्रू सोशल और प्रिंट मीडिया या फिर रेडियो के थ्रू भी ये हुआ। तो ये इतना ज़्यादा जो है ना सही नहीं रहता है। आप लोग समझो कि जब भी अभी मैं यहाँ पे वर्चुअली आपको पढ़ा पा रही हूँ, ठीक है, तो आप मुझसे उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं होंगे एज़ कम्पेरिजन टू जब आप लोग कहीं फिजिकल कोचिंग में जाते हो, किसी एक प्रॉपर तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जहाँ पर आप कोचिंग लेने जाते हो, तो वहाँ के टीचर से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हो। जब आप लोग फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हो तो उसमें आपका जो कनेक्शन है ना वो ज़्यादा अच्छा होता है। और जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो इसमें कनेक्शन अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ना मैं आप लोग को उतना जान पा रही हूँ, ना आप मेरे को जान पा रहे हो। लेकिन हाँ, लंबे समय से तो जो पढ़ते आ रहे हैं बच्चे, वो एक कनेक्टिविटी बैठा पाए हैं। लेकिन वही बात है कि हमें लंबा समय लगता है कनेक्टिविटी बैठाने में इस तरीके का वर्चुअल पढ़ाई में। लेकिन अगर फेस टू फेस बात करूँ, मैं 5 दिन क्लास लूँगी तो सब कोई हम लोग दोस्त बन जाएंगे, और बहुत अच्छे वाले दोस्त बन जाएंगे, है कि नहीं। तो वही चीज़ होती है कि यहाँ पर रैलीज़ में भी क्या होता है इलेक्शन के टाइम में, कि जब तक जो है मंत्री आकर लोगों से मिलते नहीं है, तब तक लोगों को ना अपनापन फील नहीं होता है। एक होता है ना कि आप देखते हो कि इलेक्शन के टाइम में क्या होता है कि सारे मंत्री अपने घर से निकल जाते हैं, गांव-गांव लोगों तक जाते हैं, उनकी बातें पूछते हैं, उनकी प्रॉब्लम पूछते हैं, उनकी समस्याएं पूछती है, उनको उस समय हेल्प करते हैं, और उस समय ही वो दिखाते कि भगवान उतर कर आ गए हैं, एकदम देवता उतर कर आ गए हैं। तो लोग उससे कनेक्टिविटी फील कर पाते, लोगों को लगता है कि हाँ, ये ऐसा मंत्री है जो मेरे लिए काम करेगा, मेरे देश के लिए काम करेगा, मेरे सोसाइटी के लिए काम करेगा, तो वो उनको वोट देने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो कैंपेनिंग में बहुत बड़ा एक चैलेंज निकल कर आ रहा था। साथ ही पोलिंग स्टेशन में भी आप लोग देखो,
जहाँ पे भी वोटिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक लंबी लाइन लगती है। गांव-गांव में तो बहुत लंबी लाइनें लगती है, बहुत देर-देर तक भी लगती है। तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंस को कैसे मेंटेन किया जाए, वहाँ पे प्रॉपर सारी फैसिलिटी भी होनी चाहिए। जो कोविड पेशेंट अगर आ रहे हैं, कोई भी एक कोविड पेशेंट आ रहे हैं, अगर वो उस लाइन में खड़े रहेंगे तो कितनों को जो है वो यहाँ पे संक्रमित करके चले जाएँगे। तो प्रॉपर चेकअप भी करना था, प्रॉपर यहाँ पे जो है टेस्ट भी करना था। तो पुलिंग स्टेशन में जो है ना प्रोटेक्टिव गियर लेकर चला जाना चाहिए। सैनिटाइज़र का प्रॉपर तरीके से वहाँ पे एक जो अवेलेबल करानी है, एक सही तरीके से सारी बेसिक जो सुख सुविधाएं हैं लोगों को वो मिलना चाहिए। साथ ही प्रिपेयर्डनेस है, यानी कि इलेक्टोरल मैनेजमेंट बॉडीज़ का प्रिपेयर्डनेस यहाँ पे देखने को मिला। प्रिपेयरिंग करना है इलेक्शन के लिए, जो कि इनफाइनाइटली आप देखोगे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, जहाँ पे मूवमेंट और कॉन्टैक्ट जो है ना कॉन्स्टेंट है। यानी कि आप लोग समझते हो कि जहाँ पे भी इलेक्शन होता है तो कितने सारे पोलिंग बूथ्स जो है आपका लगाया जाता है और उस पोलिंग बूथ्स को देखा जाता है फिजिकली। जो है यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट के लोग होते हैं ना, वो जा कर देखते हैं कि कहाँ पे पोलिंग बूथ लगाना जो है सही रहेगा, कहाँ पे वोटिंग सेंटर लगाना सही रहेगा। फिर उसके बाद ये डिसाइड होता है, बहुत लंबा प्रोसेस है, डिसाइड होता है कि ईवीएम मशीन जो है वो कहाँ रखा जाएगा, कितने सही तरीके से रखा जाएगा। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है इलेक्शन में और काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे अभी आप लोग समझ सकते हो कि ट्रैवल नहीं करना है, साथ ही साथ जो है बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे डूज़ एंड डोंट्स अभी फॉलो किया जा रहा है कोविड के टाइम पे, तो ये सारी चीज़ों को प्रिपेयर करना एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट माना जा रहा था। साथ ही टर्न आउट में भी इफ़ेक्ट हो सकता है। इलेक्शंस जो कि आप देखो कि हाईली यहाँ पे टर्न आउट और इक्वल लेवल ऑफ पार्टिसिपेशंस जो है डिफरेंट ग्रुप ऑफ लोगों की जो सोसाइटी में रहते हैं, ये भी प्रॉब्लम वाली बात देखने को मिल रही थी। ऐसा भी लग रहा था कि कोविड के कारण जो है बहुत सारे लोग तो आएंगे ही नहीं वोट करने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि लोग डरेंगे कि वहाँ जाएंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना लेकर ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वोटिंग करने जाए और बदले में कुछ ना लेकर आ जाए। तो इस तरीके का डर है लोगों के अंदर। जो आप देखोगे कि अपने आसपास जो है ना, बहुत डर तो उस तरीके का रहा नहीं, अब तो सब बहुत लिबरल हो गए हैं और ऐसा देखने को मिलता है कि सब सिर्फ मास्क लगा लिए हैं, लेकिन बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया है। सब जो है उसी तरीके का लाइफ जीते जैसे पहले जी रहे थे। तो ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं वोटिंग टर्न आउट में जो है कहीं ना कहीं इफेक्ट ना हो जाए। उसके बाद जो है इम्पेडिमेंट ऑन ट्रांसपेरेंसी, यानी कि इलेक्शंस को यहाँ पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर ग्रुप है उनके द्वारा यहाँ पे मॉनिटर किया जा रहा है। तो ये इंश्योर कराना है कि पूरी तरीके से ये लॉफुल रहे और जो भी ज़रूरत है इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए वो यहाँ पे सही तरीके से सारी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। और जो कोविड इलेक्शंस है ना यहाँ पे, तो सिचुएशंस जो है थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि पहले क्या होता था कि सारे लोग मिलकर यहाँ पे काम करते थे, एक ट्रांसपेरेंसी होता था। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि कोविड-19 में शायद ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन ना हो पाए। सारे लोग जो है अपने तरीके से काम करेंगे। कुछ लोग जो है क्योंकि भीड़ भी तो नहीं लगानी है ना, और बहुत सारे लोगों को जो है एकदम से सारी जगह पे नहीं विज़िट करना था। थोड़ा रेस्ट्रिक्ट तो था ही यहाँ पे बहुत, जहाँ पे पहले 10 लोग जाते थे वहाँ पे अब 4-5 लोग ही जा पा रहे हैं। तो इस तरीके का जब डूज़ एंड डोंट्स लग जाता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो ओवरऑल आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा चैलेंजेस था, कैंपेनिंग कराने में चैलेंजेस था, पुलिंग स्टेशंस को यहाँ पे सेलेक्ट करने में चैलेंजेस था, साथ ही साथ प्रिपेयर करने में यहाँ पे कि किस तरीके से इलेक्शन कराना है। कहीं ना कहीं यहाँ पे टर्नआउट में भी इफेक्ट देखने को मिलेगा और ट्रांसपेरेंसी की भी प्रॉब्लम निकल कर आ रही थी। तो ये पूरी चैलेंजेस थी कोविड-19 में इलेक्शन कंडक्ट कराने की। लेकिन फिर भी इलेक्शन तो हुआ ही, और क्या क्या मेजर्स लिया गया ये समझते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल कंसेंसस था कि यहाँ पे डिसीजन को सस्टेन करना है, यानी कि सबसे पहले जो इलेक्टोरल कैलेंडर है, क्योंकि आपको पता हो जाता है कि हमारे यहाँ जो है हर एक 5 साल में हर एक डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट टाइम होता है, लेकिन एक इलेक्टोरल कैलेंडर होता है जिसमें आपको पता है कि हर एक स्टेट का जो है इलेक्शन किस दिन होगा, कब होगा। तो ये पहले से प्री डिसाइडेड होता है। तो अब जब यहाँ पे डिसाइडेड है कि हाँ इस दिन इलेक्शन होगा, तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये डिसीजन लिया जाता है कि हाँ इलेक्शन कंडक्ट कराना है कि नहीं कराना है, क्योंकि ये कम्प्लीटली न्यू सिचुएशन था कोविड-19 का। ऐसा पेंडेमिक का सिचुएशन हमारे कंट्री में कभी नहीं आया, इतना भयानक तो कभी नहीं आया, जो भी आया था वो छोटा मोटा था। तो इसलिए यहाँ पर डिसीजन लेना सबसे बड़ा मैटर था कि डिसीजन लेना है कि हाँ करना है, इलेक्शन करवाना है, कंडक्ट कराना है, तो फिर कैसे करवाना है उस चीज़ पर यहाँ पे बातें की जा रही थी। तो सबसे पहले मेजर्स जो लिया जा रहा था कि डिसीजन के ऊपर कि हाँ कराना ही है, सबको रेडी कराना है। क्योंकि अभी क्या है कि कुछ लोग, कुछ पार्टीज बोल रहे थे नहीं इलेक्शन को पोस्टपोन कर देना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं इलेक्शन को अभी कंडक्ट करा देना चाहिए। तो सारे लोगों को साथ लाना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस था। तो इस तरीके का पहला मेजर्स लिया गया कि सारे लोगों को यहाँ पे हामी भराना है। पहले तो इलेक्शन कमीशन खुद ही यहाँ पे डिसाइड किए कि हाँ उनको इलेक्शन कंडक्ट कराना है, फिर सारे लोगों को यहाँ पे अपनी सहमति
सहमति लेकर आए कि हाँ इलेक्शन कंडक्ट कराना है। ये पहला मेजर्स लिया गया। दूसरा है यहाँ पे कि स्पेशल वोटिंग अरेंजमेंट भी किया गया, यानी कि बहुत सारे मोडालिटीज़ भी लाया गया वोट कास्ट करने के लिए। साथ ही वोटर्स को भी यहाँ पे ऑफर किया गया कि वोटिंग मेथड जो भी यहाँ पे आपका डिफरेंट डिफरेंट तरीके का वोटिंग मेथड था तो उसको वो अगर चाहे तो उसको ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे कि बैलेट पेपर भी यहाँ पे ज़्यादा लोगों को इंक्लूड किया गया, क्राइटेरिया यहाँ पे बढ़ा दिया गया था बैलेट पेपर के लिए। तो वो सारी चीज़ें भी अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या था ना कि क्राउड साइज़ को कम करने के लिए, क्योंकि भीड़ बहुत होते, लंबे लाइन लग जाते हैं पोलिंग स्टेशन में, तो पोलिंग स्टेशन में क्राउड कम हो, भीड़ कम हो, और साथ ही साथ लोगोों को अगर लग रहा है कि वो उस भीड़ में नहीं जाना चाहते, कोई और मोड ऑफ जो वोटिंग है वो उस तरीके से वो कास्ट करना चाहते हैं, तो उनको वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। साथ ही कुछ मेजर्स लिया गया है कि कैसे यहाँ पे जो है रिस्क को कम कर सके। तो यहाँ पे मास्क का भी अवेलेबिलिटी था। अगर आप लोग बिहार से हो और अगर आपने वहाँ पे वोटिंग करने गए होंगे तो आपको दिखा होगा कि मास्क का भी प्रोविज़न रखा गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास तो मास्क भी नहीं था और मास्क पहन के भी नहीं गए थे, तो प्रॉपर एक मास्क भी दिया जा रहा था। सैनिटाइज़र का पूरी अच्छी तरीके से जो है हर बार सैनिटाइज़ किया जा रहा था, लोगों को भी हाथ उत में सैनिटाइज़ दिया जा रहा था, और पूरी सर्किल बनाई गई थी कि यहाँ पे आपको खड़ा होना है तो दूसरे लोग को यहाँ खड़ा होना है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो है एक अच्छी तरीके से यहाँ पे आपका एक मेजर्स लिया गया था। उसके बाद वोटर एजुकेशंस भी है, यानी कि वोटर एजुकेशन कहने का मतलब है कि अगर आप 18 साल के हो गए हो तो आपके पास तो ये अधिकार हो जाता है कि आप वोट दे सकते हो। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो वो वोट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड में आपको पता है कि आप एक बार बनाओगे तो वो बहुत आपका लक अच्छा है ना कि आपका एक बार में सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर सही रहती है। अदरवाइज़ आपका नाम कुछ भी लिख देंगे, आपके एड्रेस में मिस प्रिंट हो जाएगा, कुछ तरीके का गलती ये लोग करते ही है। और मैक्सिमम लोग का तो यहाँ पे आप यही देखोगे कि वोटर आईडी कार्ड पेंडिंग में रहता है, क्योंकि उनको जो है ना कहीं उनके कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स ये सब रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं होता है, और वोटर आईडी कार्ड होता भी है तो उनमें कुछ मिसप्रिंट के लिए वो जो है वापस से देते हैं फिर से बनाने के लिए। तो वैसे लोगों को क्या है ना कि और भी तरीका दिया गया है कि आप समझ सको कि आपका पोलिंग स्टेशन कहाँ है, कहाँ पे आपको जाके वोट देना है। तो उसके लिए भी अल्टरनेटिव एक आपका वेबसाइट दिया गया था, या फिर एक पोर्टल भी था जिसमें कि आप अपना देख सकते हो, एड्रेस देख सकते हो, ऑनलाइन दे सकते हो। साथ ही साथ अगर आपके पास वोटर आई कार्ड नहीं है तो 12 तरीके का और भी मोड था कि अगर आपके पास DL है, या फिर पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, या फिर आपके पास पासबुक है, पासपोर्ट है, या फिर आपका कोई भी मनरेगा कार्ड है, या फिर आपका कोई भी तरीके का अगर कोई जॉब करते हो उसका कार्ड है, तो उसके थ्रू भी जो है आप लोग अपना वोट दे सकते हो। तो वोटर एजुकेशन था, साथ ही यहाँ पे हर एक जेंडर तक पहुँचाने के लिए था कि आप लोग चाहे मीन्स विमेन हो, मेन हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, आप लोग वोट दे सकते हो। स्पेशली यहाँ पे विमेन के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि उन तक जो है इस सारे इन्फॉर्मेशन को पहुँचाया गया कि आप लोग आ सकते हो, वोट दे सकते हो, और वोट देना है। इस तरीके का एक होता है ना कि विमेन जो गाँव में रहती है, क्योंकि बिहार में आप देखते हो कि मोर देन 50% ऑफ पॉपुलेशन आर लिविंग इन रूरल बिहार, तो उन लोगों को ज़्यादा बताना पड़ता है कि अब वोटिंग इस दिन है, यहाँ पे आपको जाके वोट देना है, ऐसे देना है, वैसे देना है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो उनको बताना होता है। तो वोटर एजुकेशन का भी इस बार काफ़ी ख्याल रखा गया और लोगों तक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पहुँचाया गया रेडियो के थ्रू और साथ ही साथ प्रिंट मीडिया के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, कि लोग जो है ना समझ पाए कि हाँ किस दिन कहाँ कहाँ ये सारे वोटिंग हो रहे हैं, तो वो जाके वोट कर सके। तो ये सारे कुछ मेजर्स लिए गए थे जिसके थ्रू जो है कोविड-19 में इलेक्शन को कंडक्ट कराया गया। अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि बिहार में जो अभी बिहार में इलेक्शन कंडक्ट कराया गया तो क्या क्या की मेजर्स जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा अनाउंस किया गया। सबसे पहले कहा गया कि जो कोविड-19 के पेशेंट हैं उनको भी अलाउ किया गया है कि वो अपना जो उनका राइट है, वोट देने का जो अधिकार है, वो यहाँ पे दे सकते हैं। और मेनली आप लोग देखो कि वोट देने का अधिकार जो है, यानी कि अधिकार नहीं, वोट देने का जो टाइम था वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये नॉर्मल टाइम था, जो भी लोग हैं वो आकर दे सकते हैं। लेकिन जो कोविड-19 के पेशेंट है ना उनके लिए 1 घंटा और एक्सटेंड किया गया, यानी कि 6 बजे से 7 बजे तक शाम में जो है ना, यहाँ पे कोविड-19 के पेशेंट जो है अगर वो रिच नहीं कर पाए हैं इस टाइम के बीच में तो वो इस टाइम में आकर दे सकते हैं। तो ये एक स्पेशल प्रोविज़न किया गया कोविड-19 के पेशेंट के लिए। सेकेंड है कि नंबर ऑफ़ वोटर्स पर बूथ जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। पहले बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अभी जो है सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए यहाँ पे 1000 पर्सन ही रखा गया एक बूथ पे, जिससे कि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भड़ाका ना हो। थर्ड है कि पोस्टल बैलेट जो है ना, यहाँ पे फैसिलिटी आपका प्रोवाइड किया गया, जिस किसी को भी ज़रूरत है और जो भी यहाँ पे अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि कोई बूढ़े लोग हैं या फिर कोविड-19 के पेशेंट है जो कि क्वारंटीन में है, होम क्वारंटीन में है, तो कैसे भी है, कहीं पे भी कोई सिचुएशन में है, तो इसको ओपन किया गया सभी के लिए कि जिनको भी लगता है कि वो पोलिंग स्टेशन नहीं आ सकते और वो यहाँ पे पोस्टल बैलेट के थ्रू अपना अगर देना चाहते हैं
वोट तो वो यहाँ पे दे सकते हैं। साथ ही नॉमिनेशन फॉर्म्स जो है वो भी यहाँ पे अवेलेबल कराया गया। पहले यहाँ पे ऑफलाइन होता था बट अब यहाँ पे नॉमिनेशंस जो है ऑनलाइन कराया गया। साथ ही यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया गया जो डोर टू डोर कैंपेन होता था, मंत्री सब जो है जाते थे, घर घर जाकर लोगों से मिलते थे, बातें करते थे, उनकी मुसीबतें सुनते थे, उनको जो है लालच देते थे। तो मंत्री लोग का काम क्या है, यही सारा काम तो वो लोग करते हैं। तो ये जो काम किया जाता था कैंपेनिंग, जो डोर टू डोर कैंपेन था, उसको रोका गया। हालांकि आप लोग देखे होंगे कि मोदी जी भी आए थे बिहार में, वो भी अपना जो है कैंपेनिंग किए थे। तो सब कोई तो करते ही है, लेकिन हाँ ये वाला काम नहीं किया गया कि लोगों से आप जो है पास जाकर उनसे मिलो, एक बार रैली कर लो, 2 बार रैली कर लो, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे अलाउ की गई थी। तो इतने कुछ मेजर्स है जो कि बिहार में जो इलेक्शन हुआ है स्पेशली उसके लिए लिया गया है। ठीक है, अब बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हैं जो कि इलेक्शन का कोविड-19 के टाइम में हुआ है। तो अक्टूबर मंथ में 2 कंट्री में हुआ था, एक तो न्यूजीलैंड में है और दूसरा साउथ कोरिया का है। यूएसए का हम लोग जो है नवंबर मंथ में पढ़ेंगे, तो इसलिए अभी आप लोग को थोड़ा और वेट करना होगा। न्यूजीलैंड की बात करें तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव वोटिंग अरेंजमेंट रखा गया था और यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस भी वोटिंग के लिए एक्सटेंड किया गया था। साथ ही टेलीफोन डिक्टेशन भी रखा गया था वोटिंग सर्विस का, कि आप टेलीफोन करके जो है ना उसमें भी आप लोग अपना बोल बोल के जो है अपना वोटिंग दिलवा सकते हो किसी के थ्रू। साथ ही प्रॉक्सी वोटिंग भी था, अगर आप लोग यहाँ पे नहीं हो, आप एब्सेंट हो, तो आपकी जगह पे कोई भी और प्रॉक्सी वोटिंग दे सकता है। जैसे कि कॉलेज में आप लोग प्रॉक्सी अटेंडेंस लगाते थे, आप नहीं जाते थे, लेकिन आपका फ्रेंड जो है आवाज़ बदल बदल के वो आपकी जगह भी अटेंडेंस लगा देता था। तो उसी तरीके का वोटिंग भी यहाँ पे रखा गया। पोस्टल जो वोटिंग है वो भी है कि आप लोग जो है ना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके जो है उसको पोस्ट कर दो, तो ये भी किया जा रहा था। और साथ ही यहाँ पे जो मोबाइल बैलेट बॉक्सेस है इसके भी यूज़ को बढ़ाया गया, यानी कि मोबाइल में ही बैलेट बॉक्सेस है इसको भी बढ़ाया गया। यानी कि घूम घूम के लोग जो है ना जैसे पहले कैसे होता था कि आप लोग मीन्स पोस्ट ऑफिस जाते थे, वहाँ पे अपने जो है कुछ भी चिट्ठी को आप लोग लेटर को उसमें ड्रॉप करते थे, फिर आपका लेटर जाता था। तो आपको पोस्ट ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, एक जैसे मोबाइल वैन आपका चलता है, मोबाइल हॉस्पिटल चलता है, तो उस तरीके का मोबाइल एक रहेगा, वो आपके घर घर तक या फिर आपकी ही जगह पर रहेगा। कभी कभी कहीं कहीं वो उसका स्टेशन रहेगा, वहाँ पर जाकर जो है आप अपने पेपर को ड्रॉप कर सकते हो। तो इस तरीके का जो प्रैक्टिसेस है वो यहाँ पे न्यूजीलैंड में किया गया, जो कि अगेन वेरी न्यू था कोविड-19 के टाइम में। वहीं साउथ कोरिया की बात करें तो स्पेशल पुलिंग स्टेशंस लगाया गया था कोविड पेशेंट के लिए। जैसे बिहार में क्या था कि टाइम एक्सटेंड कर दिया गया कोविड पेशेंट के लिए, लेकिन साउथ कोरिया में क्या किया गया था ना कि कुछ कुछ पुलिंग स्टेशन स्पेशली फॉर द कोविड-19 पेशेंट के लिए ही था अलग से, कि वहाँ पे और कोई नॉर्मल पेशेंट नहीं, नॉर्मल इंसान नहीं जाएंगे, वहाँ पे सिर्फ कोविड पेशेंट ही वहाँ पे जाएंगे वोटिंग करने के लिए। पोस्टल वोटिंग भी किया जा रहा था, अर्ली वोटिंग भी था, यानी कि बहुत ही पहले से ही वोटिंग का टाइम यहाँ पे टाइम रखा गया था 6 बजे 7 बजे से ही। पॉलिटिकल एग्रीमेंट देखने को मिला इलेक्ट्रल कैलेंडर में और प्रोसीजर में, क्योंकि जिस टाइम पर ये फिक्स था कि इलेक्शन होना है उसी टाइम पर इलेक्शन कंडक्ट कराया गया, इसको पोस्टपोन नहीं कराया गया। तो न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया में भी 2 कंट्री में अभी हुआ है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। वैसे 3 कंट्री हो चुकी है, यूएसए में भी इलेक्शन हुआ है। तो ये पूरी बात है जिसमें कि हमने अभी क्या देखा कि इलेक्शंस जो कोविड-19 के टाइम में हुआ, तो क्यों इसको कराया गया, क्यों पोस्टपोन नहीं कराया गया। पोस्टपोन करा दिया जाता नो डाउट, लेकिन पोस्टपोन कराने में रिस्क है, तो किस किस तरीके का रिस्क है उसको हमने देखा। उसके बाद जो है क्या क्या चैलेंजेस आया कोविड-19 के टाइम में इलेक्शन कंडक्ट कराने में, उसको हमने देखा। किस तरीके से क्या क्या मेजर्स लिया गया कोविड-19 के टाइम में, ये भी हमने देखा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल में, जो कि एक इंडेक्स के बारे में है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आप लोग देख सकते हो डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स है। तो इस तरीके के इंडेक्स में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये इंडेक्स आपका किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है। तो यहाँ पे है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र, जो कि काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के अंदर। यहाँ पे सेकंड यहाँ पे रैंक किया गया है अमंग 16 इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट में, और थर्ड है वो भी 65 मिनिस्ट्रीज़ एंड डिपार्टमेंट में, जो कि डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स है। इसको DGQI भी कहते हैं। तो डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स है, यानी कि जो गवर्नेंस क्वालिटी हर एक मिनिस्ट्री का यहाँ पे देखा जाएगा कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो सेकंड रैंक में किसको रखा गया है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को रखा गया है 16 इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट में, और साथ ही साथ 65 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में यहाँ पे थर्ड में है, वो भी कौन, तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। आइए कुछ बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर देख लेते हैं डेटा गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में। तो डेटा गवर्नेंस क्वालिटी सर्वे के बारे में बात करें तो यहाँ पे एसेस किया जाता है, देखा जाता है जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ है ना हमारे यहाँ, मिनिस्ट्रीज़ के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट है, उनके परफॉर्मेंस को देखा जाता है। ठीक है, और परफॉर्मेंस को किस बेसिस पे देखा जाता है, तो ऑब्वियस है कि हमारे यहाँ योजना जो आते हैं, जितने भी स्कीम्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक तो आपको देखने को मिलेगा कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है, और दूसरा होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इन दोनों में डिफरेंस क्या है।
सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम होता है ना, इसको जो आपका इम्प्लीमेंट किया जाता है वो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, और प्लस यहाँ पे फंड भी जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 100% दिया जाता है। बट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है कि यहाँ पे सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है, लाया जा रहा है, और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और फंड भी जो दिया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूट करके दिया जाता है। इट मीन्स कि आपका 50% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देंगे फंड, 50% स्टेट गवर्नमेंट देंगे, या फिर और भी अलग अलग रेशियो होता है, 90-10 का भी होता है, 60-40 का भी होता है। तो इस तरीके से मिला जुला कर, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर जब किसी भी स्कीम्स को आगे लेकर जाते, इंप्लीमेंट करते, तो उसको हम लोग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कहते हैं। तो ये दोनों स्कीम्स के लिए यहाँ पे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ और डिफरेंट डिपार्टमेंट किस तरीके का काम कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, उसको देखा जाता है, और उसके बेसिस पे यहाँ पे रैंक दिया जाता है। ठीक है, ये कंडक्ट कराया जाता है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन ऑफिस, जो कि नीति आयोग के अंदर यहाँ पे काम करती है। तो इनडायरेक्टली आप लोग देख सकते हो कि ये जो आपका इंडेक्स लाया जाता है ये नीति आयोग के द्वारा लाया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो डेटा प्रिपेयर्डनेस है मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट का, उसको देखा जाए। अब यहाँ पे मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट की भी इस तरीके से परफॉर्मेंस के ऊपर अगर उनको रैंक दिया जाएगा तो वो अपने काम जो है बेटर तरीके से करेंगे, इतना ढीला नहीं रखेंगे। जैसे कि हर एक स्टेट को दिया जाता है इन परफॉर्मेंस के ऊपर उनका रैंकिंग, कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो, कोई भी स्कीम आपके यहाँ इंप्लीमेंट हो रहा है तो किस तरीके से उसके ऊपर परफॉर्मेंस हो रहा है। तो हर एक स्टेट को उसके बेसिस पे जो है ना रैंक किया जाता है। तो उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिस्ट्रीज़ भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है। तो हर एक मिनिस्ट्रीज़ और हर एक डिपार्टमेंट को भी यहाँ पे असेस करना चाहिए। तो ये बेटर है, क्योंकि उसमें कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। आप अभी पढ़ाई कर रहे हो और अपना एग्ज़ाम देते हो, प्रीलिम्स देते हो, मेंस देते हो, तो आपको समझ में आता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। क्योंकि आप कंपटीशन में हो तो आप क्या करते हो कि हर बार जो है अपने परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इन्हांस करने की कोशिश करते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो कि आप पिछले बार से इस बार अच्छा कर पाओ, है कि नहीं। उसी तरीके से मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में भी यही काम हो रहा है। तो इससे क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यही है कि इससे सारे मिनिस्ट्रीज़ जो है वो डरेंगे इन द सेंस कि आप लोगों के ऊपर एक प्रेशर होना चाहिए ना, तभी ना मिनिस्ट्रीज़ काम करेंगे, नहीं तो क्यों करेंगे। वो तो ढीला छोड़ देंगे, वैसे भी बहुत ज़्यादा ढील छोड़े रखते हैं वो लोग, और भी छोड़ देंगे वो लोग, लूज़ रहेंगे कि ठीक है चलो इम्प्लीमेंटेशन होगा नहीं होगा, कौन देखने वाला है, कौन बताने वाला है कि नहीं। तो इस तरीके का टाइट टेक होना चाहिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़। मेजर थीम अगर इस बार का देखें तो क्या है, डेटा जनरेशन, डेटा क्वालिटी, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिसिस, यूज़ ऑफ डिसेमिनेशन, डेटा सिक्योरिटी, एचआर कैपेसिटी एंड केस स्टडीज़। ठीक है, ये सारा थीम है, इसमें यहाँ पे देखा जाएगा। अब देखते हैं कि डेटा का यहाँ पे गवर्नेंस में क्या रोल है। डेटा इज़ ए बिग ऑयल, आपको पता है ना, बिग ऑयल, न्यू ऑयल, जो भी बोल लीजिए, डेटा अगर है और सही तरीके से इस्तेमाल करने आ रहा है तो यहाँ पे कुछ लोग और कुछ जो यहाँ पे कंपनीज़ है वो मास्टर ब्लास्टर बन जा रहे हैं। तो डिजिटल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसके लिए अगर हम लोग देखें तो एफोर्डेबल एक्सेस होना चाहिए इंटरनेट का, सस्ते दाम पे इंटरनेट हो तो लोग तो इसे पूरा यूज़ करेंगे। और एक रेगुलेटरी सिस्टम भी इंकरेजिंग होना चाहिए, जिससे कि हमारे इंडिया में ये एक बेटर तरीके से ला सके। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूज़र्स है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है इसमें यूज़र्स जो है इंटरनेट के वो सेकेंड लार्जेस्ट है। तो इसलिए हम लोग जो है ना, हमारे पास ये पावर है कि हम लोग डिजिटल इकॉनमी में कन्वर्ट हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो आज के डेट में आप कहीं पे भी चीज़ें परचेज़ करने जाते हो तो आप पैसे निकाल कर देते हो पर्स से, तो वो काम नहीं करना है। आप लोगों को पैसे कैसे देना है, आप लोगों को यूपीआई के थ्रू, पेटीएम के थ्रू जो है आप लोगों को अपने मोबाइल से उसको पे करना है। जब तक आप ये काम नहीं करोगे तब तक हमारा कंट्री जो है ना डिजिटल इकॉनमी नहीं कहलाएगा, डिजिटल इंडिया नहीं कहलाएगा। तो ये काम करना है। सेकंड थिंग है कि बेटर डिसीजन मेकिंग हो पाएगा। अगर आपके पास डेटा होता है, किसी भी डिपार्टमेंट के पास डेटा होता है, तो वो क्या कर पाते हैं, वो समझ पाते हैं कि हाँ ठीक है इस स्कीम में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। जैसे वाटर के लिए जो है, अभी आप लोग देखो कि अटल जल योजना लाया गया है, तो अटल भूजल योजना लाया गया है, तो वो सिर्फ 7 स्टेट में लाया गया है। तो 7 स्टेट का अगर प्रॉपर तरीके से डेटा हो कि हर एक स्टेट में अंडरग्राउंड वाटर कितना ज़्यादा नीचे जा चुका है, या फिर सरफेस वाटर भी कितना पता है। बेसिकली वो जो आपका है अटल भूजल योजना जो है, जिसमें वर्ल्ड बैंक भी 50% यहाँ पे सहायता कर रही है फंड से, तो उसमें क्या है कि ग्राउंड वाटर को जो है उसको रीस्टोर करने के लिए वो स्कीम लाया गया। तो 7 स्टेट में वो आपका रीस्टोर करने के लिए लाया गया। तो आपको ये बताना है कि कौन कौन से 7 स्टेट है जिसमें कि अटल भूजल योजना को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो अगर डेटा रहेगा तो बेटर तरीके से जो है उसमें मिनिस्ट्रीज़ काम कर पाएंगे, डिपार्टमेंट को समझ में आएगा कि किस जगह पे ज़्यादा फोकस
फोकस करना है और किस जगह पे कम फोकस करना है। तो डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी जो है ये भी ज़रूरत होना चाहिए, क्योंकि आप लोग समझो कि कोई भी स्कीम लाया जाता है तो जो भी डिपार्टमेंट के अंदर होता है वो उसके अकाउंटेबल होते हैं। अगर वो जितना भी टाइम उसमें दिया जाता है कि 5 साल में, 6 साल में, 2 साल में उसको अचीव करनी है, उसको टारगेट कंप्लीट करना है, तो उस डिपार्टमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको कंप्लीट करना है। अगर वो नहीं कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उनको पेनल्टीज़ लगानी चाहिए, उनको जो है पेनलाइज करना चाहिए ही। तो ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए पॉलिटिकल की। साथ ही सिटीजन्स एम्पावरमेंट भी है, यानी कि आप लोग समझो कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का जब लॉन्च हुआ था तो कंट्रीज़ में आप देखोगे कि बहुत अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, इनिशिएटिव में बहुत ज़्यादा चीज़ यहाँ पे लाया गया, जैसे कि ई गवर्नेंस पॉलिसी लाया गया, जिससे कि हमारा डिजिटल एम्पावरमेंट हो पाए हम लोग, हमारे सिटीजन्स। साथ ही आप लोग देखोगे कि डीमोनेटाइजेशन किया गया, तो उससे बहुत ज़्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन्स होने लगे। लोग जो है पेटीएम में चले गए, पेटीएम में ट्रांसफ़र हो गए, पेटीएम के थ्रू वो लोग पे कर रहे हैं। आज के भी डेट में यही हो रहा है। पैंडेमिक के भी टाइम में आप लोग देखो कि ऑनलाइन पेमेंट कैश करने में, ऑनलाइन पेमेंट करने में जो है लोग ज़्यादा प्रेफर समझ रहे हैं एज़ कंपैरिजन टू जो कैश एक्सचेंज होता है उससे। तो उससे चांसेस होता है कि वायरस भी स्प्रेड हो, तो यहाँ पे सिटीजन भी एम्पावर हो पाए। आप लोग क्या है कि मान लो कि मैं परसों की बात बताती हूँ। मुझे क्या हुआ कि जल्दी से बाहर जाना था, तो मैं बाहर चले गई, ठीक है। मैं अपने पर्स को ली नहीं और तुरंत चले गए, लेकिन मुझे रास्ते में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ख़रीदना था। अब मेरे पास पर्स नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन हाँ मैं यूपीआई यूज़ करती हूँ, पेटीएम यूज़ करती हूँ, तो आराम से मैं पे कर पाई। तो ये क्या होता है ना कि हर बार आपको जो है ना जल्दी में, अगर कहीं घर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बाहर निकलना है, तो अभी क्या होता है कि आप लोग वॉलेट ढूंढते हो, कहाँ है पर्स, कहाँ है पैसे, तुरंत आप लोग लेते हो और तब निकलते हो। तो यहाँ पे भी आपके कुछ समय बर्बाद होते हैं। अब क्या है कि आप लोग बस एक मोबाइल लो और निकल लो बाहर। हालांकि हर टाइम ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि कहीं अगर रोड में ही आपकी अगर मोबाइल चोरी हो गए तो फिर आप जो है ना फिर पैसे भी नहीं रहेंगे आपके पास। तो पैसे आपके डिस्ट्रीब्यूट होकर रहना चाहिए, पर्स में भी होना चाहिए, पॉकेट में भी होना चाहिए, मोबाइल में तो आपका तो है ही। तो इस तरीके से क्या हुआ ना कि मैं इसको कहते हैं सिटीजन एम्पावरमेंट, कि आपके पास पैसे नहीं है लेकिन फिर भी जो है आपके पास मोबाइल है, तो उसमें आप जो है यूज़ कर सकते हो अपने डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट का। साथ ही लीकेज भी प्रिवेंट हो रहा है, क्योंकि आप देखो रियल टाइम मॉनिटरिंग है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आज के डेट में किया जा रहा है डीबीटी में। जैसे कि अभी पीएम किसान योजना लाया गया था, जिसमें कि किसान को 1 साल में 6,000 देने की बात की गई है सरकार के द्वारा। 2,000 का पेमेंट किया जा रहा है 3 महीने के इंस्टॉलमेंट में, 4-4 महीने के इंस्टॉलमेंट में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। अब सरकार जो है ना डायरेक्ट किसान के अकाउंट में वो डायरेक्ट पैसे भेज रहे हैं। बीच में जब बिचौलिया होता था ना, अगर सरकार 2,000 दे रहे हैं तो ये 1,000 खा जाएगा और 1,000 ही सिर्फ किसान के पास पहुँचाता था। तो ये पहले होता था, लेकिन आज की डेट में जहाँ हम लोग डेटा की बात करें और डिजिटल वर्ल्ड की बात करें, तो यहाँ पे जो है डीबीटी के थ्रू क्या होता है कि सरकार जो 2,000 दे रहे हैं वो पक्का पक्की जो है पूरा 2,000 फार्मर्स के पास जा रहा है। तो है ना अच्छी बात। यहाँ पे जो लीकेज हो रहा था, बिचौलिया जो बैठ के यहाँ पे खा रहा था, अब वो नहीं खा सकता है। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन भी है, यानी कि सही तरीके से यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स जो है वो यहाँ पे एक्टिवली इंगेज हो रहे हैं, रिसर्चर्स भी यहाँ पे इंगेज हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास डेटा है। डेटा बहुत ज़रूरी है। जब तक डेटा नहीं रहेगा तब तक जो है ना लोग अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। आप लोग को प्रीलिम्स का कट ऑफ पता होता है। जस्ट इमेजिन कि आपको प्रीलिम्स का कट ऑफ ही नहीं बताया जाए कि कितना कट ऑफ जाता है, और आप लोग तैयारी करते रहो और नेक्स्ट ईयर भी आप लोग पेपर दो और आपको बस इतना पता चले कि आप क्वालिफाई हो या फिर नहीं क्वालिफाइड हो, बस इतना पता चले। बाकी बाद में ये नहीं पता चले कि कितना कट ऑफ गया था। तो क्या आप कभी अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको किस लेवल में जाके तैयारी करनी है, कितना पढ़ना है? कट ऑफ से क्या होता है कि हर एक कैटेगरी को पता चलता है कि उनको किस लेवल में जाकर तैयारी करनी है, तो उससे वो हेल्प हो पाता है। और साथ ही प्रीलिम्स देने के बाद ही आप लोग समझ पाते हो कि आप लोग क्लियर कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि कट ऑफ की मदद से ही कर पाते हो। और व्हाट इज़ कट ऑफ? कट ऑफ इज़ अ डेटा। आपके लिए कट ऑफ आज के डेट में डेटा है, तो वैसे ही मिनिस्ट्रीज़ के लिए भी डेटा होना चाहिए, तभी वो योजना को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप समझ रहे हो। तो ये समझ गए कि डेटा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस में। तो ये डिजिटल इकॉनमी ग्रोथ के लिए भी है, बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए भी है, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी के लिए भी है, सिटीजन एम्पावरमेंट के लिए भी है। लीकेज यहाँ पे रोकता है और एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से होता है। लेकिन फिर भी चैलेंजेस है इसमें। डेटा तो ठीक है अवेलेबल है, लेकिन फिर भी चैलेंजेस क्या क्या है, परेशानियाँ क्या क्या है डेटा के कलेक्शन में। जो डेटा का कलेक्शन है ना, वो आप लोग देखो कि सरकार का ये टास्क है, और डेटा जो यहाँ पे रिसीव हो रहा है वो मल्टीपल ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनल से हो रहा है। अब ये सरकार को ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि वो इसको मैनेज कैसे करे। ठीक है, बहुत सारे आपको डिपार्टमेंट्स देखने को मिलता है, तो डेटा को शेयर करना होता है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ में। तो ये एक तरीके का चैलेंजिंग टास्क है, ये एक तरीके का आप समझो कि बहुत बड़ा एक बिग टास्क इन लोगों को लगता है। तो ये जो कलेक्शन ऑफ डेटा है, एक प्रॉपर तरीके से डेटा को मैनेज करना, कलेक्ट करना, ये अपने आप में भी बहुत बड़ी एक बात होती है। ठीक है, तो इसमें एक प्रॉब्लम निकल कर आ रहा है, पॉलिटिकल विल होना चाहिए ना। अब आप लोग देखो कि सरकार जो है जब जब भी इलेक्शन होती है तो उससे पहले बहुत भाषण देते हैं,
अब भाषण इतना देते हैं कि मत पूछिए कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, लेकिन जैसे ही वो इलेक्शन जीत के आते हैं तो ऐसा लगता है कि वो अपने घर में सो रहे खराटे मार के, उनके कान में जो है ना कुछ आवाज़ नहीं जा रही है, या फिर वो भूल चुके हैं कि उन्होंने क्या कहा था इलेक्शन से पहले। तो वही चीज़ है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहे, या फिर जो भी यहाँ पे सरकार बनी है, अगर वो चाहे कि डेटा को कैसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर सरकार चाहे कि डेटा को गलत तरीके से इस्तेमाल करना है तो वो कर सकते हैं। तो ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, पॉलिटिकल विल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही प्राइवेसी कंसर्न भी है। अब डेटा आप लोग देखते हो दो तरीके का होता है, एक तो पर्सनल डेटा होता है, दूसरा एक तो आपका पर्सनल डेटा होता है, ठीक है, जिसको आप प्राइवेट भी कह सकते हो समहाउ, और एक आपका जो है पब्लिक डेटा होता है। पब्लिक डेटा क्या होता है, जैसे आप देखते हो कि कहीं पे भी आप जाते हो तो आप आराम से वहाँ पे अपना शेयर कर देते हो, मोबाइल नंबर शेयर कर दिए, या फिर जब भी आप लोग काउंटर पे जाते हो बिलिंग कराने के लिए तो वो आपसे नाम पूछते हैं, आपका मोबाइल नंबर पूछते हैं, आपका एड्रेस पूछते हैं, जब भी वो आप रिसिप्ट भी लेते हो तो आप लोग उसको शेयर कर देते हो, है कि नहीं। तो उसके बाद आप लोग देखो कि कहीं पे भी आप जा रहे हो इनरोलमेंट कराने के लिए, चाहे आप अपना डीएल ले रहे हो, या फिर पैन कार्ड बनवा रहे हो, आधार कार्ड बनवा रहे हो, तो वहाँ पे भी आपका सारा डेटा जा रहा है। लेकिन फिर भी आप समझो कि वो तो आपका पब्लिक डेटा हो गया, ठीक है। और पर्सनल डेटा हो गया, जब आपका आधार कार्ड देते हो, बनवाते हो, तो उस समय आपका इरीज स्कैन होता है, आपके आंखों की पुतलिया को स्कैन किया जाता है, आपके फिंगरप्रिंट लिया जाता है, तो वो सब आपके पर्सनल डेटा हो गए। कैसे पर्सनल डेटा हो गए, क्योंकि दीज आर यूनिक, ये आपकी एक अलग पहचान आपको बताएगी, आपके थंब प्रिंट से जो है ना आपकी पूरी डिटेल निकल सकती है। तो ये आपका एक पर्सनल डेटा हो गया। तो ये प्राइवेसी का कंसर्न आ जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ संविधान में आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी की बात कर दी गई है कि हमारा जो है ना प्राइवेसी का अधिकार है, अब कोई हमारे प्राइवेसी के ऊपर जो है ताक झाक नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे डेटा अगर सरकार सही तरीके से इस्तेमाल ना करे और डेटा का सही तरीके से यूज़ ना हो तो कहीं ना कहीं प्राइवेसी कंसर्न भी निकल कर आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे द इंटरनेट क्राइम रिपोर्ट ऑफ 2019 के तहत से देखें तो इंडिया में आप देखो कि वर्ल्ड में 3 है, टॉप 20 कंट्रीज़ में, जहाँ पे इंटरनेट क्राइम के विक्टिम्स है। यानी कि इंटरनेट में आज की डेट में इतना ज़्यादा क्राइम हो रहा है और इंडिया का जो स्थान है वो तीसरे नंबर पे है। तो आप लोग समझ सकते हो कि हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। फंडिंग और इनोवेशन की बात कर रहे हैं, और हाँ, यहाँ पे डेटा की जो बात है ना कि जहाँ हम लोग थर्ड नंबर पे स्टैंड कर रहे हैं, तो ये इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ डेटा प्रोटेक्शन कानून नहीं है आज के डेट में। जब से हमारे यहाँ डेटा प्रोटेक्शन कानून अगर आ जाएगा, क्योंकि अभी तक डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो अटका हुआ है संसद में, तो जब ये आ जाएगा ना तभी आप लोग समझोगे कि थोड़ा बहुत जो है डेटा के ऊपर जो है कहीं ना कहीं लगाम लगाया जा सकेगा। फंडिंग और इनोवेशन की बात करें तो ये एक अलग तरीके का प्रॉब्लम निकल कर आता है। आप देखते हो कि कोई भी तरीके का कोई भी स्कीम होता है तो उसमें फंडिंग की ही प्रॉब्लम होती है। चाहे आप मनरेगा ही क्यों ना ले लो, वहाँ पे जो 100 डेज़ की गारंटीड जॉब दी जाती है बट वहाँ पे पैसे नहीं दिए जाते, तो वो भी एक तरीके का इशू निकल कर आता है। तो ये भी आप समझ सकते हो कि इनोवेशन की कमी है, फंडिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम निकल कर आ रहा है। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं। वे अहेड में बताया जा रहा है कि हमें एक ओपन डेटा पॉलिसी लाने की ज़रूरत है, एक पूरी तरीके से अच्छा डिसीजन बनाने की ज़रूरत है बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, और एक पीस ऑफ डेटा को जो है ना एक सही तरीके से प्रोसेस के थ्रू इसको शेयर करना ज़रूरी है। कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल जो कंपनीज और जो स्टार्टअप है उनमें जो है कुछ ऑफर करना चाहिए सोल्यूशन जो कि डेटा एनालिटिक्स का हो। फंडिंग और इनोवेशन और रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में R&D में बहुत कम जो है यहाँ पे पैसे खर्च किए जाते हैं और बहुत कम यहाँ पे फोकस भी दिया जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को बढ़ाने की ज़रूरत है। लेजिस्लेटिव रिफॉर्म लाना चाहिए, जो बहुत सारे एंटिटीज़ के द्वारा डेटा को कलेक्ट किया जाता है तो वो बेटर तरीके से उसको प्रोसेस करें, और इस प्रोसेस के दौरान जो है ये इंश्योर कराना चाहिए कि डेटा जो है ना, इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा, सबके सामने नहीं लाया जाएगा, अप्रोप्रिएट तरीके से रहेगा, इसको चोरी नहीं किया जाएगा, इसको बर्बाद नहीं किया जाएगा, इसको जो है मिसयूज़ नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके का इंश्योर कराना चाहिए। जो प्रपोज यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन बिल है और जो रिपोर्ट दिया गया है क्रिस गोपाल कृष्णन कमेटी के द्वारा, तो इसको जो है ना एक माइलस्टोन आपको समझना चाहिए कि इस डायरेक्शन में ये बहुत अच्छा काम करेगा। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जब तक हमारे कंट्री में डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं आएगा ना, तब तक हमारे कंट्री में आप लोग जितना भी ऑनलाइन डेटा को इस्तेमाल करने की बात करो, हम लोग को डिजिटाइज़ करने की बात करो, ये सब फालतू है। क्योंकि कोई व्यर्थ कोई भी आपका मतलब कि ये चीज़ें ना कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है। आज की डेट में हम लोग इतने आराम से ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, चाहे वो अमेज़न हो, चाहे वो आपका फ्लिपकार्ट हो, चाहे कुछ भी हो, स्विगी हो, जोमेटो हो, कहीं पे भी आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आप लोग कर देते हो। लेकिन आप लोग समझिए कल को आपका यहाँ पे जो डेटा है वो लीक हो जाए, आपका कुछ भी हो जाए, तो आप कहाँ जाओगे, किसके पास केस कराओगे, क्या केस कराओगे।
क्योंकि अभी तक डेटा प्रोटेक्शन करने के लिए हमारे यहाँ कानून नहीं है, तो आपका डेटा को कौन प्रोटेक्ट करेगा, है कि नहीं। तो यही वाली बातें निकल कर आती है। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि क्वालिटी डेटा अगर एनालाइज किया जाए राइट टाइम में तो ये काफ़ी क्रिटिकल होगा, यानी कि प्रोग्रामेटिक जो डिसीजन मेकिंग है उसमें काफ़ी हेल्प होगा, अच्छे तरीके से स्कीम्स को डिलीवर किया जाएगा। क्योंकि अभी समझिए कि जो स्कीम्स है उसमें अगर डेटा सही तरीके से रहे, क्योंकि आप लोग देखते हो कि गरीब कल्याण योजना था ना, हाँ, प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजना है उसमें ये बताया जा रहा था कि जो सस्ते दाम में पीडीएस के थ्रू जो लोगों को यहाँ पे फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराया जाता है, तो उसमें जो नीडी लोग हैं ना वो अभी तक बाहर है। बहुत सारे ऐसे नीडी लोग हैं जिनको ज़रूरत है इस तरीके की स्कीम की, वो अभी भी इनसे बाहर है। तो क्यों बाहर है? क्योंकि हमारे यहाँ डेटा नहीं है सही तरीके का, डेटा यहाँ पर कलेक्ट करने का सही तरीके का प्रोसेस नहीं है, डेटा की कमी होती है सरकार के पास। तो इसलिए जो सही में जो ज़रूरतमंद लोग हैं ना वो बहुत सारे स्कीम से बाहर है, और जो ऐसे ही है वो जिनको इस तरीके की स्कीम की ज़रूरत नहीं है वो भी इसमें घुसे हुए हैं। तो ये वाली बात समझ में नहीं आती है। तो इसलिए डेटा को सही टाइम पे अगर इसको एनालाइज करना सीख गए ना तो डेटा बहुत हद तक यहाँ पे मदद करेगा स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में। बिग डेटा जो है एक बिग इम्पैक्ट लेकर आएगा। बिग डेटा कहने का मतलब है कि बहुत सारे डेटा, ठीक है। आज के डेट में आप समझते हो कि एक सेकेंड में जो है ना मिलियंस ऑफ डेटा जो है जनरेट हो रहे हैं हर जगह से, क्योंकि आप खुद ही देख लो ना कि आप कितनी जगह पे अपने डेटास को इनपुट करते हो। मैं अभी जैसे यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करके आपके पास ये प्रोवाइड कर रही हूँ, इट मीन्स कि मैं यहाँ पे यूट्यूब यूज़ कर रही हूँ, मैं यूट्यूब की यूज़र हूँ, और यहाँ पे अपने जो है डेटास को यहाँ पे मैं रख रही हूँ, है कि नहीं। तो यहाँ पे मुझे जीमेल आईडी देना पड़ा है, पासवर्ड देना पड़ा है, तो मेरे इस तरीके की डेटास जो है गूगल के पास है। अब यहाँ पे मैं व्हाट्सएप यूज़ करूँ या फिर इंस्टा यूज़ करूँ, फेसबुक यूज़ करूँ, उसमें मैं अपने फ़ोटोज़ अपलोड करूँ या फिर मैं अपने लाइक्स डिसलाइक्स कुछ भी अपलोड करूँ इन्फॉर्मेशन, तो वो सारे डेटास जो है डिफरेंट ये डिपार्टमेंट को जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कि नहीं जा रहा है। तो कितने डेटास मेरे द्वारा यहाँ पे जनरेट किए जा रहे हैं। तो वैसे ही आप लोग समझ सकते हो कि कितनी बड़ी आबादी है हमारे कंट्री में, और कितने लोग जो है ना, एक ही लोगों के इतने सारे अकाउंट होते हैं कि कहना ही नहीं। 2-2 व्हाट्सएप अकाउंट रखना ज़रूरी है, आई डोंट नो वाई। 2 फेसबुक रखते हैं, ऐसा करना ही क्यों है समझ में नहीं आता। एक तो हैंडल होता नहीं, आप लोग 2-2 कैसे हैंडल कर लेते हो। तो इस तरीके का भी आप लोग बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी डेटा आप समझ सकते हो कि कितने मिलियंस बिलियंस में डेटा जनरेट हो रहे हैं। तो उन सबको जो है ना इसको कहते हैं बिग डेटा। तो बिग डेटा बहुत ही बिग इम्पैक्ट लाया जा सकता है और मैसिव स्केल में लाया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, कि वो सही तरीके से पब्लिक गुड्स और सर्विस को डिलीवर कर सके। तो एक होता है ना कि डेटा को इस्तेमाल करने आना चाहिए। अगर डेटा को इस्तेमाल करना सही तरीके से आ गया तो आज की डेट में कोई भी कंट्री पीछे नहीं रहेगा। की ड्राइवर्स अगर हम लोग डेटा गवर्नेंस की देखें कि इसमें क्या क्या चाहिए, तो प्राइवेसी और रेगुलेटरी कंप्लायंस होना चाहिए, डेटा ड्रिवन और डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, शेयर्ड डेटा इकोसिस्टम होना चाहिए कि जो डेटा है ऑनलाइन उसको शेयर कर सके जहाँ पे भी ज़रूरत हो। ऐसा नहीं है कि टेररिस्ट मांग रहे तो आपको डेटा दे दे, वो वाला बात नहीं। कस्टमर एक्सपीरियंस को इन्हांस करना है, साथ ही जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यूटिलिटी क्या है डेटा का गवर्नेंस में इंडिया में। तो बहुत ही फ्यू लार्ज डेटा प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पे डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स को वो चाहते हैं कि वो इम्प्रूव करें, प्राइवेट सेक्टर्स अपॉर्चुनिटी को बूस्ट करे, और साथ ही साथ जो स्टेट के लॉ इन्फोर्समेंट और जो सर्विलांस पावर है उसको इन्हांस करें। तो बहुत सारा प्रोजेक्ट आप देखोगे। सबसे पहले यहाँ पे आधार कार्ड के लिए जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इनके द्वारा सारे बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डिटेल्स जो आधार कार्ड होल्डर्स का है उसको स्टोर किया जाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे बायोमेट्रिक कहने का मतलब है कि आप लोग अपने थंब इम्प्रेशन देते हो, साथ ही इरेज आपका जो है वो स्कैन किया जाता है, तो ये बायोमेट्रिक में आता है। डेमोग्राफिक डेटा कहने का मतलब है कि जिसमें आपका एड्रेस हो, आपके माता पिता का नाम हो, आपका नाम हो, आपका डेट ऑफ बर्थ हो, आपके जेंडर हो, तो ये सारी चीज़ें आपका जो है डेमोग्राफिक डिटेल्स में आता है। तो आप लोग समझ सकते हो कि UIDAI के पास कितना नंबर्स ऑफ जो है यहाँ पे डेटाज है। सेकंड है यहाँ पे नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है जिसको कि नेट ग्रिड कहते हैं। ये आप लोग देखो कि 26/11 का जो अटैक हुआ था उसके बाद ये निकल कर आया, और इससे आप लोग देखो कि डेटा और पैटर्न को यहाँ पे कलेक्ट किया जा सकता है, जैसे कि इमिग्रेशन एंट्री या एग्जिट कौन कौन है। इमिग्रेशन कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में जो है वो वहाँ रहने के लिए अगर आ रहे हैं तो उसको इमिग्रेशन कह रहे हैं। जैसे कहा जाता है ना कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग जो है अपने कंट्री को छोड़ के आसाम वाले एरिया में आ चुके हैं इंडिया में, तभी तो NRC वहाँ पे कंडक्ट कराया जा रहा है जिससे कि जो आउटसाइडर है उनको बाहर किया जा सके। तो इमिग्रेशन एंट्री और एग्जिट का यहाँ पे ख्याल रखा जाता है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के द्वारा। साथ ही आप लोग देखो कि इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी है, ये लॉन्च किया गया था। इसका एम है कि ऑल ओवर द कंट्रीज़ में जितने भी कोर्ट है, पुलिस स्टेशन है, प्रोसिक्यूशन, फॉरेंसिक साइंस लैब है और जेल है, इन सबको जो है लिंक किया जा सके, जिससे कि अगर कोई भी टेररिस्ट है या फिर कोई भी जो गलत करते हैं, जैसे कि विलफुल डिफॉल्टर, आप माल्या जी की बात कर लो, जी तो लगाना नहीं चाहिए, वो डिज़र्व नहीं करते,
लेकिन जो माल्या है वो जब भागे हैं हमारे यहाँ इतना ज़्यादा पैसा लेकर, तो इसमें क्या है ना कि सारे कंट्रीज़ के अगर कोर्ट, पुलिस स्टेशन, प्रोसिक्यूशन अगर इस तरीके से लिंक रहेंगे तो उनको खोज पाना और उनके बारे में पता लगा पाना जो है बहुत आसान हो पाएगा। तो इसके पास भी डेटा होता है। डीएनए डेटा बैंक की बनाने की बात की जा रही है, जिसमें कि लोगों की डीएनए रहेगा। तो डीएनए टेक्नोलॉजी जो रेगुलेशन बिल है 2018 का, इसमें ये चाहते हैं कि एक रीजनल और नेशनल लेवल पे एक डेटा बैंक रहे, वो भी क्रिमिनल और सिविल मैटर्स के जितने भी लोग हैं उनके डीएनए को रखा जाए। तो इसमें भी आप समझ सकते हो कि कितने लार्ज नंबर पे डीएनए जो है वो जनरेट हो पाएगा। और डीएनए क्या है, एक तरीके का डेटा है। आपके डीएनए के सिर्फ आपके बाल, जो आपका एक बाल है ना, उससे या फिर आपके नेल्स से आपके बारे में पूरा डिटेल पता चल सकता है कि आप कौन हो, आपकी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है। ठीक है, तो आप लोग देखते हो कि जब एक्सीडेंट होता है तो समटाइम्स फेस जो है ना वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। तो इट्स टफ टू आइडेंटिफाई द पीपल। तो उसमें क्या किया जाता है कि डीएनए टेस्ट किया जाता है। तो डीएनए टेस्ट से पता चलता है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। आई मीन टू से अगर डीएनए मैच हो जाता है तभी पता चल पाता है, ऐसे नहीं पता चल पाएगा। एक बिग डेटा है, बिग डेटा जो मैं अभी बताई आपको वही बिग डेटा होता है। तो आप लोग समझ सकते हो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट में जो है ना हमारे इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारे डेटा है। तो इन सारे डेटा को हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते ये है कि डेटा को कैसे मैनेज करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये समझ में आना चाहिए हमारे सरकार को। ठीक है, तो ये पूरा रहा डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। आई होप कि बहुत अच्छी ये आर्टिकल थी और मुझे बहुत अच्छा लगा इसे आप लोग के साथ डिस्कस करने में। और आई विश कि आप लोग को भी अच्छे तरीके से समझ में आए। नहीं समझ में आए फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो ध्यान रखना है कि ये जो डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स है ये आपका लाया जाता है नीति आयोग के अंडर में। एक यहाँ पे डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफिस है, उसके द्वारा इसको रिलीज़ किया गया है। ठीक है, इसमें डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट को यहाँ पर रैंक दिया जाता है। सेकंड रैंक में कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र है, वो भी 16 इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट में। थर्ड रैंक है वो भी 65 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। बाकी यहाँ पे क्या रोल है डेटा के बारे में हम लोग ने चैलेंजेस देखा और कैसे इसको सही करना है, यूटिलिटी क्या है डेटा का इस्तेमाल कैसे गवर्नेंस में कर सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं क्योंकि हमारा टाइम एक्सीड कर रहा है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रिटी पैक्ट के साथ और कुछ क्वेश्चंस भी मैं पूछूंगी। तो आई होप कि आप लोग ध्यान से लेसन को सुने ही होंगे। कितना अच्छे से लेसन को सुनते हो, जब नेक्स्ट डे आप क्वेश्चंस देखते हो, आप आंसर कर पाते हो, तो उससे आप लोग को एनालाइज करना चाहिए। खुद को रोज़ टेस्ट करते रहिए, थोड़ा बहुत जो है क्वेश्चंस लिखिए, आप लोग आंसर कीजिए प्रीलिम्स टाइप के। तो इससे क्या हो पाएगा कि खुद का जो है ना आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो पाएगा और आपको चीज़ें जो है ग्रैब करने में आसानी होगी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखती हूँ। अगर आप लोग को आगे भी लेसन देखना है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको 4 बजे यहाँ पे ये लेसन देखने को मिलती है करंट अफेयर्स की। उसके अलावा अब हम लोग हिस्ट्री की 11th क्लास की जो तमिलनाडु की बुक थी वो कंप्लीट हो गई है। अब 12th क्लास की हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग को अगर और भी लेसन्स देखने हैं तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही अगर पसंद आता है तो बस लाइक कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और साथ ही साथ अगर कोई भी डाउट, कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।